स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्व विभाग लेकर आए हूँ। राजस्व विभाग के अंतर्गत हम सभी लोग राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राहत आयुक्त और जिला गजेटियर के बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे। आज जो होगा वो हमारा टॉपिक होगा राजस्व परिषद। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक राजस्व विभाग। सबसे पहले इसकी हम स्थापना के बारे में देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की स्थापना जो है वो 1831 में हुई थी और ये कहाँ हुई थी? प्रयागराज में हुई थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, यहाँ से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1831 में हुई थी और ये कहाँ हुई थी? प्रयागराज में हुई थी। राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत 5 विभागाध्यक्ष है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत कितने विभागाध्यक्ष है? तो कितने हैं? 5। देखिए, पहला जो है वो राजस्व परिषद है। पहला आपका क्या है? राजस्व परिषद है। दूसरा चकबंदी आयुक्त है। तीसरा है निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राहत आयुक्त है। और जो 5वां है वो है प्रमुख संपादक, जिला गजेटियर। ओके, तो ये आपके क्या है? 5 विभागाध्यक्ष है। आज हम सभी लोग राजस्व परिषद के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था राजस्व परिषद है। अब देखिए, मालगुजारी से मतलब क्या होता है कि बोई जाने वाली, जो भी मालगुजारी से मतलब होता है वह जमीन जहाँ पे बोया जाता है और जो जोती जाती है, उस पे जो कर होता है वो कर हम किसको देते हैं? सरकार को देते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो होती है उसे क्या कहते हैं? माल गुजारी कहती हैं। ठीक है, जोती या बोई जाने वाली भूमि का वह कर जो सरकार को दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? माल गुजारी कहते हैं। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार, राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वो राज्य सरकार करती है। ओके, अब देखते हैं राजस्व परिषद के अंतर्गत अधिकारी। देखिए, इसके अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं उसके अधीन समस्त राजस्व अधिकारी होते हैं। मंडलायुक्त को सहयोग देने के लिए अपर मंडलायुक्त होते हैं। मंडलायुक्त को सहयोग देने के लिए अपर मंडलायुक्त होते हैं। जिलाधिकारी के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी होते हैं, उप जिलाधिकारी होते हैं। फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल होते हैं। राजस्व परिषद में वर्तमान में 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। ओके, तो इसके अंतर्गत ये सारे अधिकारी आते हैं। अब देखते हैं राजस्व विभाग के भाग। प्रशासनिक शाखा लखनऊ। राजस्व परिषद की जो प्रशासनिक शाखा है वो लखनऊ में है और इसकी जो न्यायिक शाखा है वो इलाहाबाद में है। तो प्रशासनिक शाखा लखनऊ और न्यायिक शाखा इलाहाबाद राजस्व परिषद के कार्य को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा है? प्रशासनिक कार्य और दूसरा है आपका न्यायिक कार्य। देखिए, प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपके बंदोबस्त है, भू अभिलेख का रखरखाव, ओके, और अन्य जो देय होते हैं उनकी वसूली और भूमि अर्जन आदि आते हैं। ओके, तो प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? अब इसके अंतर्गत बंदोबस्त आती है, भू अभिलेखों का रखरखाव आता है, माल गुजारी भी आती है इसके अंतर्गत, और जो भी अन्य देय होते हैं उसकी वसूली भी इसके अंतर्गत आती है, और भूमि का अर्जन भी इसी के अंतर्गत आता है। ओके, अब देखते हैं न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य के अंतर्गत आपका क्या आता है? देखिए, न्यायिक कार्य के अंतर्गत इसमें अपीलीय, निगरानी और क्या आता है इसके अंतर्गत? पुनर्विलोकन। ओके,
पुनर्विलोकन, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? वो न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो राजस्व विभाग के भाग आपके कितने हैं? 2 हैं, प्रशासनिक विभाग और न्यायिक कार्य, प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य। ओके, देखिए राजस्व परिषद जो है वो राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। राजस्व परिषद राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है। राजस्व परिषद की सर्वेक्षण और अभिलेख कार्य एवं निस्तारण कार्य, अब देखते हैं इसके अभिलेख कार्य और निस्तारण कार्य के बारे में। कि राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण, अभिलेख क्रियाएं भी होती हैं। यह कार्य जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है। ओके, तो इसके अंतर्गत राजस्व परिषद के अंतर्गत सर्वेक्षण होती हैं, अभिलेख क्रियाएं भी होती हैं, और यह जो कार्य होता है जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और सहायक अभिलेखाधिकारी के द्वारा किया जाता है। राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य राजस्व वादों का निस्तारण करते हैं। यह उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण करते हैं। यह आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व के अंतर्गत आने वाले राजस्व वादों का निस्तारण परिषद के लखनऊ मुख्यालय पर अध्यक्ष एवं प्रशासनिक सदस्यों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भू राजस्व के अंतर्गत आने वाले जो राजस्व वादे का निस्तारण होता है वो परिषद के लखनऊ मुख्यालय पर किया जाता है, अध्यक्ष और प्रशासनिक सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अब हम सभी लोग देखते हैं राजस्व परिषद के अनुभाग। तो देखिए राजस्व परिषद के जो अनुभाग हैं वो कितने हैं आपके? टोटल वो आपके 14 हैं। कितने हैं वो आपके? 14। लेकिन किसी की बुक्स में जो है 19 दिया हुआ है, तो आप 19 नाम लेकर 14 ही मान के चलिए कि राजस्व परिषद में जो अनुभाग हैं वो 14 हैं। ओके, क्योंकि साइट पे जो दिखा रहा है, साइट पे रेवेन्यू साइट पे वो 14 ही दिखा रहा है। ओके, तो हम लोग 14 ही मान के चलते हैं, बुक्स की साइट की मान के चलते हैं, बुक्स में जो 19 लिखा है वो नहीं मान के चल रहे हैं। ओके, तो राजस्व विभाग में अनुभागों की संख्या कितनी है? 14। अब हम सभी लोग एक एक करके 14 अनुभागों के बारे में देखेंगे। अब देखिए अनुभाग 1। अनुभाग 1 के अंतर्गत आपके क्या क्या चीजें आती हैं वो सब लोग हम जान लेते हैं। क्वेश्चन जो होगा आप इन्हीं से अनुभागों से भी बन सकता है आपका। देखिए इसके अंतर्गत आपके राजस्व ग्रामों के सर्जन, ग्रामों का सर्जन इसके अंतर्गत आता है। क्या आता है? ग्रामों का सर्जन। नंबर 2 पे संपत्तियों से संबंधित कार्य, संपत्तियों से संबंधित कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। जमींदारी का उन्मूलन, ये भी इसके अंतर्गत आता है। चौथा जो है वो भूमि व्यवस्था लागू करने का कार्य भी इसके अंतर्गत आता है। ओके, तो इसके अंतर्गत आपके क्या कौन कौन से कार्य आते हैं? ग्रामों का सृजन है, संपत्तियों से संबंधित कार्य है, जमींदारी का उन्मूलन, भूमि व्यवस्था लागू करने का इसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं अनुभाग 2 के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए इसके अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आते हैं, गांवों के अंदर वृक्षारोपण कार्यक्रम। ओके, दूसरा जो है ऊसर भूमि जो है या बंजर भूमि है, ठीक है, इन सब के आवंटन का काम किया जाता है। तीसरा जो है ग्राम सभाओं में जो हाट बाजार होते हैं, मेले होते हैं, तालाब और भी जो जल प्रणालियां होती हैं, इनसे होने वाले जो भी आय और जो व्यय होते हैं उससे संबंधित कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? अनुभाग 2 के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आपका वृक्षारोपण है, ऊसर या बंजर भूमि का आवंटन होता है, ग्राम सभा हाट जो बाजार होते हैं, मेले होते हैं, तालाब
और जल प्रणालियाँ जो भी होती हैं उसके अंतर्गत जो भी आय और व्यय होता है या संबंधी कार्य होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अनुभाग 3 की तरफ कि अनुभाग 3 के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, अनुभाग 3 के अंतर्गत राजस्व सचिव शाखा के सभी 14 अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य करता है। ये जितने भी आपके 14 अनुभाग हैं उनसे संबंधित अनुभागों 14 अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित ये कार्य करता है। ओके, अब देखते हैं अनुभाग 3 के अनुभाग 4 के अंतर्गत क्या आता है। देखिए, इसके अंतर्गत देख लेते हैं जिलों में जो भी क्या होता है भू अभिलेख, जिलों में जो भू अभिलेख होते हैं, जिलों में भू अभिलेख उनके सुदृढ़ीकरण से आता है। नंबर 2 आधुनिकीकरण से आता है। आधुनिकीकरण भी इसके अंतर्गत आता है। ओके, और कंप्यूटरीकृत जो भी कार्य होता है वो सब इसके अंतर्गत आता है। कंप्यूटरीकृत कार्य। नंबर 3 इसके अंतर्गत आईएएस और आईपीएस जो अधिकारियों के सृजन का कार्य है वो भी इसके अंतर्गत होता है। लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना का भी ये कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो अनुभाग 4 के अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है। राजस्व परिषद एवं जिलों में भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण का काम। ठीक है, आधुनिकीकरण कंप्यूटरीकृत का कार्य करता है तथा इसके अंतर्गत आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के सृजन का भी कार्य होता है। और लेखपाल प्रशिक्षण जो भी संस्थाएं या विद्यालय होती हैं उसकी स्थापना जो है इसके अंतर्गत की जाती है। ओके, अब देखिए अनुभाग 5 के अंतर्गत क्या क्या होता है। देखिए अनुभाग 5 के अंतर्गत अनुभाग 5 में नए मंडल, जनपद, तहसीलों का सृजन किया जाता है। इसके अंतर्गत नए मंडल, तहसील, जनपद, इनका सृजन किया जाता है नए। ओके, भवन निर्माण हेतु भूमि का अर्जन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो नए मंडल या तहसील या जो जनपद होते हैं इसके अंतर्गत भवन निर्माण, भूमि का अर्जन, भवन निर्माण, भूमि का अर्जन, और जो भी गैर कानूनी कब्जा होता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं अनाधिकृत कब्जे को हटाने का कार्य भी इसके अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत कार्य देख लेते हैं। तहसील तथा ग्रामों से संबंधित सीमा विवाद। तहसील और ग्राम से संबंधित जो सीमा विवाद होता है, सीमा विवाद, ओके, वो भी इसके अंतर्गत आता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, इसके अनुभाग 5 के अंतर्गत क्या होता है, प्रदेश में जो नए मंडल, तहसील या जनपद के सृजन, भवन निर्माण, भूमि का अर्जन, अनाधिकृत कब्जा जो भी गैर कानूनी कब्जा है, और तहसीलें हैं और ग्राम से संबंधित जो सीमा विवाद होता है उनसे संबंधित कार्य किया जाता है। ओके, अब देखते हैं अनुभाग 6 के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, अनुभाग 6 के अंतर्गत राजस्व परिषद के लिए क्या किया जाता है, पदों का सृजन। इसके अंतर्गत पदों का सृजन किया जाता है। जो भी वैकेंसी आती हैं उसका सृजन अनुभाग 6 के अंतर्गत किया जाता है। ओके, छूट, और दूसरा देख लेते हैं, छूट तथा मालिकाना संबंधी कार्य। छूट तथा मालिकाना संबंधी कार्य जो है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, और नजूल भूमि। देखिए, नजूल भूमि क्या होता है कि वह भूमि जिसका कोई स्वामी न रह गया हो। नजूल भूमि का मतलब है जिसका कोई स्वामी ना हो। ओके,
जिसका कोई स्वामी ना हो, स्वामी ना हो, ऐसी भूमि को हम क्या बोलते हैं? नजूल भूमि बोलते हैं। ओके, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? राजस्व विभाग के लिए पदों का सृजन आता है, छूट तथा मालिकाना संबंधी जो कार्य है वो भी इसके अंतर्गत आता है। नजूल भूमि का मतलब होता है जिस भूमि का कोई स्वामी न रह गया उसको हम लोग नजूल भूमि कहते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत एक और भी महत्वपूर्ण कार्य आता है, जो जो भी विस्थापित व्यक्ति होते हैं, विस्थापितों की सहायता एवं पुनर्वास, विस्थापितों की सहायता एवं पुनर्वास संबंधित कार्य भी अनुभाग 6 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ग्रामीणों से जो लोग विस्थापित होते हैं उनकी सहायता और पुनर्वास संबंधी कार्य जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अनुभाग 7 के अंतर्गत देखिए क्या आता है। देखिए, अनुभाग 7 के अंतर्गत राजस्व देय इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, भू राजस्व, नहर दे जो कर होता है वो इसके अंतर्गत आता है, और अन्य सरकारी जो देय हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अन्य सरकारी देय भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, अनुभाग 8 के अंतर्गत क्या आता है। देखिए, अनुभाग 8 के अंतर्गत चकबंदी से संबंधित कार्य किए जाते हैं। चकबंदी से संबंधित कार्य, चकबंदी कार्य इसके अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे आपका क्वेश्चन बना, चकबंदी कार्य किस अनुभाग के अंतर्गत किए जाते हैं, तो अनुभाग 8 के अंतर्गत किए जाते हैं। ओके, अब देखते हैं अनुभाग 9 के अंतर्गत क्या होता है। देखिए, अनुभाग 9 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल इत्यादि के कार्य, इन सबके कार्य, ठीक है, इन सबके कार्य और इनकी सेवा नियमावली, और इनकी सेवा नियमावली, सेवा के जो नियम है और इनसे संशोधन कार्य जो भी है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। संशोधन कार्य, ठीक है। तो अनुभाग 9 के अंतर्गत क्या आता है? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, इनसे संबंधित जो भी कार्य हैं और इनकी सेवा नियमावली और इनसे संशोधन के कार्य अनुभाग 9 के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब हम लोग अनुभाग 10 के अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या आता है। देखिए, अनुभाग 10 के अंतर्गत ये जो भी मंडल होते हैं, निर्धारित मंडल होते हैं, उनमें प्राकृतिक जैसे आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा, ओके, प्राकृतिक आपदा से जो कोई व्यक्ति जैसे प्रभावित हो जाता है, कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ यहाँ पे या प्रभावित हुआ, तो उनको सहायता देने का कार्य जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उनको सहायता देने का कार्य और उनसे प्रार्थना पत्र या जो भी इनके जरिए जो भी शिकायत होती है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शिकायत का कार्य वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं हम सभी लोग अनुभाग 11 के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, अनुभाग 11 के अंतर्गत देखिए इसके अंतर्गत हम कहें तो कृषि, जो भी कृषि विपदाओं से संबंधित घटनाएं या सूचनाएं होती हैं, कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं, ओके, संबंधित सूचनाएं अच्छा नहीं लिख पा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो कृषि विपदाओं से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, कृषि विपदा के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है। कृषि विपदा के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कोई मौसमी शीतलहर जैसे है, ठीक है,
इसके अंतर्गत कई चीजें आती हैं, जैसे नुकसान हो, कृषि विपदा, जैसे शीतलहर के कारण क्या होता है, पाला से फसल की नुकसान हो जाती है, ठीक है। और दूसरा जैसे इसके अंतर्गत जैसे सूखे के कारण, जैसे सूखे के कारण क्या होता है, जो क्षति हुई, किसानों की जो क्षति फसल होती है उसकी सूचना इसके अंतर्गत दी जाती है। ओके। और कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इसके अंतर्गत, बाढ़ जैसे है, बाढ़ का भी इसके अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं, जैसे बाढ़ है या अन्य देवी आपदाओं के समय जो सहायता होती है, सहायता करने का कार्य और सूचना देने का कार्य किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, वो आपके अनुभाग 11 के अंतर्गत आती हैं। मतलब कृषि विपदाओं से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो सब अनुभाग 11 के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अनुभाग 12 की तरफ। देखिए अनुभाग 12 क्या कहता है। अनुभाग 12 के अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत जो होता है, अधिकतम जोत सीमा, अधिकतम जोत सीमा, अधिकतम जोत सीमा, अधिकतम जोत सीमा आरोपण का कार्यान्वयन एवं अतिरिक्त घोषित भूमि, और जो भी अतिरिक्त घोषित भूमि होती है, अतिरिक्त घोषित भूमि, इसका बंदोबस्त करता है। ओके। और क्या इसके अंतर्गत आता है, जो भी भू राजस्व संबंधी भूमि सुधार अधिनियम होते हैं, भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है। भू राजस्व संबंधी जो भी भूमि सुधार अधिनियम होते हैं, भूमि सुधार अधिनियम, वो भी इसके अंतर्गत, और जो भी मुकदमे होते हैं, यह कार्य कौन सा अनुभाग करता है, अनुभाग 12 करता है। ओके। अब इसके अंतर्गत और हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे परिवार नियोजन से संबंधित, परिवार नियोजन से संबंधित, परिवार नियोजन से संबंधित समन्वय का कार्य भी करता है, ठीक है। वार्षिक जो योजनाएं होती हैं, योजना से समन्वय का कार्य करता है। एक और महत्वपूर्ण कार्य इसका होता है, जो भी उद्योग बंधु तथा उद्योगों की उच्च स्तरीय समिति, उद्योगों की उच्च स्तरीय समिति संबंधी कार्य जो है वो अनुभाग 12 करता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत एक बार हम सब लोग पुनः देख लेते हैं। अधिकतम जोत सीमा अधिनियम का कार्यान्वयन एवं अधिकतम घोषित जो भूमि है उसका बंदोबस्त करता है। ओके। भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत जो भी मुकदमे हैं या कार्य हैं वो अनुभाग 12 करता है। ओके। परिवार नियोजन से संबंधित समस्त जो समन्वय कार्य होते हैं वो भी कौन करता है, अनुभाग 12 करता है। ओके। अब जैसे वार्षिक नियोजन के समन्वय का जो कार्य करता है वो भी अनुभाग 12 के अंतर्गत आता है। ओके। चलिए, उद्योग बंद तथा उद्योगों की उच्च स्तरीय संबंधी समिति का जो भी कार्य है वो सब अनुभाग 12 के अंतर्गत आता है। अब हम देख लेते हैं अनुभाग 13 के अंतर्गत क्या आता है। देखिए अनुभाग 13 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत भूमि अध्याप्ति अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। ओके। अनुभाग 14 के अंतर्गत देख लेते हैं क्या आता है। देखिए अनुभाग 14 के अंतर्गत सर्वेक्षण अभिलेख संबंधी कार्य, सर्वेक्षण अभिलेख संबंधी कार्य, ओके। और इसके अंतर्गत हम क्या कह सकते हैं, भू राजस्व बंदोबस्त, ग्राम दान एवं भूदान, इससे संबंधित कार्य जो है वो अनुभाग 14 के अंतर्गत किए जाते हैं। ओके।
तो अनुभाग 14 के अंतर्गत क्या क्या होते हैं? सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधी कार्य, भू राजस्व बंदोबस्त संबंधी कार्य, ग्राम दान एवं भूदान से संबंधित कार्य जो है वो सब अनुभाग 14 के अंतर्गत किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपने चारों अनुभाग जो 14 अनुभाग हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं राजस्व परिषद का संगठन तथा संरचना, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, राजस्व परिषद में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। राजस्व परिषद में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं तथा 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। इस परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त होता है, जिलाधिकारी तथा समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। मंडलायुक्त की सहायता के लिए अपर मंडलायुक्त होता है तथा जिलाधिकारी की सहायता के लिए अपर जिलाधिकारी होते हैं, उप जिलाधिकारी होते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। ठीक है, तो ये आपका राजस्व का संगठन और संरचना हो गई है। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं एक संरचना के रूप में। देखिए, जूम कर लेते हैं जरा सा। देखिए, राजस्व परिषद की संरचना, राजस्व परिषद की संरचना में सबसे अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष। अब अध्यक्ष के देखिए, अध्यक्ष के अंतर्गत 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में। फिर 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, इनका मुख्यालय लखनऊ में है। फिर इनके अंतर्गत मंडलायुक्त होते हैं, मंडलायुक्त की सहायता के लिए अपर मंडलायुक्त होते हैं, अपर मंडलायुक्त की फिर जिलाधिकारी होता है, जिलाधिकारी से फिर अपर जिलाधिकारी इसकी सहायता के लिए होते हैं, अपर जिलाधिकारी के बाद फिर उप जिलाधिकारी, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, और फिर जो होता है वो राजस्व निरीक्षक होता है, और फिर अंत में लेखपाल आते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? एक संरचना हो गई। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और अब अपना जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम सभी लोग राजस्व न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे और चकबंदी विभाग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं सभी लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।